Hello students, welcome to the new session. Today we are discussing about the solvency ratio. In previous video, we already studied about the liquidity ratio. The liquidity ratio we are calculating or why we are checking the liquidity of the firm to know whether the firm has the ability to pay its short-term liabilities or not. Now, solvency ratio is helpful to check whether the firm is able to meet their long-term obligations or not. क्या फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लॉन्ग पीरियड में पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. सो उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो स्टडी करते हैं. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो. सो solvency ratio is very much helpful for studying the long term solvency of the firm. See, when the banks and any individual or any financial institutions are advancing a loan to a firm, he was very much interested about the safety of their amount. ठीक है, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक आपको लोन दे रही है या कोई इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे रहा है तो वो चेक करेगा कि लोन जो दे रहे हैं कि क्या सामने वाला फर्म जो है या सामने वाली जो कंपनी है they are able to pay their principal amount as well as with the principal amount along with the interest. So उसके लिए हम जो है या solvency ratio जो है उसके काम में आता है. So solvency ratio किस लिए helpful है to, and this ratios are also helps in analyzing how a firm able to meet its long term obligations. In this solvency ratio, you are going to study these four types of ratio: debt equity ratio, total asset debt equity ratio, proprietary ratio, and interest coverage ratio. So the first one is debt equity ratio. So the debt equity ratio shows the relationship between the debt and the equity amount. Okay. So ये जो आपको क्या बताता है, that is the relationship between the borrowed funds and the owner's funds. Owner funds is nothing but the equity fund. So it indicates how strong the long term financial position of the enterprise is. ठीक है. सो यहाँ पे हम इस रेशियो के थ्रू हमें क्या एनालाइज रिजल्ट मिलता है कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो लॉन्गर पीरियड में कितनी इफेक्टिव या कहा जाए तो कितनी स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि भाई जितना डेट इक्विटी रेशियो लोअर होगा उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी किसके लिए, लेंडर्स के लिए लोन देने में. एक ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कंपनी की कैपिटल जो है 1 लाख रुपए है या इक्विटी जो है 1 लाख है और डेट फंड जो है वो आपका 50,000 है, तो भाई 50,000 मतलब अगर और भी बढ़ गया तो 1:1, मतलब जितना आपका कैपिटल है उतना आपका क्या हो गया, डेट फंड हो गया. तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो भाई डायरेक्ट कैपिटल में से आप क्या कर सकते हो, डेट फंड को पेमेंट कर सकते हो. मीन्स लॉन्ग टर्म रन के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारा पैसा सेफ है, भले में इंटरेस्ट ना मिले पर प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा. सो वहाँ पे यहाँ हम ऑनर्स फंड के साथ कंपैरिजन करते हैं किसको, डेट फंड को. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन द प्योर रेशियो. नाउ द डेट फंड्स आर नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज भी आएंगे बट वो आपके कोर्स में जनरली नहीं लिया जाता है. ओनली 2 थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चन. वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अनदर वन इज द नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. एंड शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आपकी 2 चीज़ें आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, सो शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, सो ये 2 चीज़ें तो आपके शेयर होल्डर्स फंड में या इक्विटी में आती ही हैं. शेयर वारंट्स जनरली आपके कोर्स में नहीं पूछा जाता है, सो वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं. टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट इज इंक्लूडेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज. ओके, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड द करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेब्ट प्लस इक्विटी. सो ऑब्वियस ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉय में से अगर डेब्ट को माइनस कर दोगे तो आपको इक्विटी मिल जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉय में से इक्विटी माइनस करोगे तो आपको डेब्ट फंड मिल जाएंगे. क्लियर है? देन मूव टू द फंड. डेब्ट फंड्स आर डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दैट ऑल आर द डेब्ट एंड द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, टोटल डेब्ट्स हमने पिछली बार में पढ़ा था
कि करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज. सो अगर आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द डेब्ट फंड. ठीक है. लॉन्ग टर्म फंड्स, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके, या लोन्स भी हम लोग बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म funds. Now the significant that we already discussed that low debt equity ratio reflect more security, okay, and higher ratio other had considered as the risky. But देखो risky है पर किसी किसी बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल भी है. कोई कोई बिजनेस जो होते हैं उनमें ज़्यादातर लोन लेके ही काम किया जाता है या उनके लिए ज़्यादा डेप्ट इक्विटी रेशियो जो रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है. एंड द डेप्ट द प्रिस्क्राइब रेशियो इज लिमिटेड टू द 2:1. मतलब मैक्सिमम अगर आपका डेप्ट जो फंड है वो आपके इक्विटी से डबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा. ठीक है, आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है यानी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपका ज़्यादा हो जाएगा. एंड दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द leverage ratio. Okay, so let's move to the other. So let's move to the questions. So there is the first question, from the following extract balance sheet of the ABC Company Limited as on 31st March 2013. Calculate debt equity ratio. शेयर कैपिटल आपको 12 लाख दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द डेप्ट इक्विटी रेशियो. इन दोनों का टोटल आपका शेयर होल्डर्स फंड्स एंड इसका टोटल आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड. सो डेब्ट फंड इज 5 lakh, 4 lakh plus 40,000 plus 60,000 is equal to 5 lakh, and equity share capital plus reserve and surplus 12 lakh rupees 3 lakh. So you get the value of debt fund and debt fund and the equity. So we get the debt fund 5 lakh rupees and equity 15 lakh rupees. So simply apply into the formula 5 lakh divided by 15 lakh. So you get the ratio, debt equity ratio 0.33:1. That is your debt equity ratio. The next question is given to you. Calculate debt equity ratio from the following information. Now यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दी हैं. टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है, मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे आपको दिया हुआ टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विच इज 10 लाख. तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में से, सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज में से मैं माइनस कर दूं करंट लाइबिलिटीज को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मिल जाएगा. ओके, एंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट मींस टोटल ऑफ द एसेट एज वेल एज टोटल लाइबिलिटीज, वो मेरा कितना है 10 लाख. तो 10 लाख में से अगर मैं टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विटी मिल जाएगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो. सो यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दैट इज 4 लाख. ठीक है, नॉन टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, सो यू गेट द 4 लाख. और इक्विटी के लिए हम लोग मैंने आपको बताया था दैट इज शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज दैट इज 5 लाख. सो यू गेट द रेशियो ऑफ 4:5 एंड ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. हर बार फॉर्मूला लिखना है. ठीक है. लेट्स मूव टू द फर्दर. Calculate debt equity ratio from the following 6 lakhs, 1 lakh, non-current investment कितना है 30,000, non long term loans advances कितना है 20,000 and current asset कितना है 2,50,000. So सारी चीज़ें दी हुई हैं पर आपको इनमें से सारी चीज़ों में से आपके काम की चीज़ ढूंढनी है. हमारे पास यहाँ पे देखो इक्विटी मिसिंग है. सो इक्विटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल है. देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी नॉन करंट चीज़ें तो अवेलेबल हैं, और ये जो आपका टोटल है वो टोटल एसेट्स हो जाएगा, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट एसेट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एसेट. ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ठीक है, टोटल एसेट एंड टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. सो हम इसी के बेस पे आगे कैलकुलेशन करेंगे. लॉन्ग टर्म डेब्ट तो आपको मिल गया, आपको 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हुआ था 3 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 4 लाख. एंड देन उसके बाद हमें इक्विटी कैलकुलेट करना है. सो इक्विटी के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि टोटल एसेट्स के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे. सो टोटल एसेट्स हमें कैसे मिलेगा, फिक्स एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अगर यहाँ पे नेट वैल्यू बोला होता तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं थी.
पर यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू बोला हुआ है और बैलेंस शीट में हमेशा नेट वैल्यू इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस करना है एंड बाकी सारी चीज़ों को ऐड करो तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाएंगे एंड टोटल एसेट्स माइनस current liabilities and non-current liabilities, you will get the amount of equity, that is 2 lakh. So we get the equity and we get the debt fund. So apply into this formula. So you 4 lakh divided by 2 lakhs. So you get the debt equity ratio is 2:1 and that is your answer. ठीक है, ये पूरा आंसर है if you want to copy. चलो, that is the next type of question which we already discussed in the previous video. Assuming that debt equity ratio is 2:1 and we have to identify it is increase, decrease or there is a no change. So I previously हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं and I already explain you that before solving this type of question, assume any amount, any number for this according to this ratio or identified any transactions are affecting from इन दिस टू आइटम्स. अगर इन दोनों आइटम्स को वो इफेक्ट कर रहा है तो ही रेशियो में कोई चेंजेस आएगा. अगर इन दोनों में से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगे. सो फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन. सो लॉन्ग टर्म लोन अगर उसने लिया है तो मतलब आपका लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, फिक्स एसेट इफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ आपकी लॉन्ग टर्म लोन से इफेक्ट हो रहा है. क्या इक्विटी इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर एज्यूम कर लो. लेट्स सपोज कि 1 लाख रुपीस और 50,000 का हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा डेट फंड 1 लाख है और इक्विटी हमारा 50,000 है. तो हम उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये एजम्पशन सिर्फ आप कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए ईजी हो. ठीक है, सो 1 लाख रुपीज है. ओके फाइन, ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया. देन अब देखो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मान लो कि हमने जो परचेज किया वो 50,000 का हमने एसेट परचेज किया. ठीक है, तो हमारा जो करंट डेट फंड होगा वो कितना हो जाएगा? 1,50,000. 1 लाख तो था ही, तो अब कितना हो जाएगा? 1,50,000. इक्विटी में कोई चेंजेस आएंगे नहीं. पहले तो 2:1 था, अब क्या हो गया? 1,50,000 हो गया. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50. सो अब हमारे को आंसर कितना मिल जाएगा? 3:1. तो रेशियो चेंज हुआ? यस, चेंज हुआ. इट इज इंक्रीज. डेप्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है. सो इट इज इंक्रीज बिकॉज लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इंक्रीज बट शेयर होल्डर्स फंड्स विल रिमेन द अनचेंज. Okay, let's see the next one. चलो सेकेंड केस ले लेते हैं. सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000. ओके, लॉस पे हम लोग सेल कर रहे हैं. अच्छा, फिक्स एसेट अगर हमने सेल किया है तो हमारा फिक्स एसेट डिक्रीज हुआ. ओके, और फिक्स एसेट इज डिक्रीज बाय बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000. ठीक है, डिबेंचर्स में इसका इफेक्ट आएगा? सॉरी, डेफ फंड में इसका इफेक्ट आएगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कहीं से लोन्स हमारा क्लियर नहीं हो रहा है. ओके, इक्विटी में इफेक्ट आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज जो लॉस होगा वो हमारे सरप्लस को इफेक्ट करेगा. सी अगर हम लोग कहें कि लॉस के इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको याद हो 11th में हम लोग पढ़ते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ समझिए कि लॉस जो होता है वो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है. तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली बात है, डिक्रीज होगा. और प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में. सो सरप्लस हमारा डिक्रीज हुआ यानी शेयर होल्डर फंड हमारा डिक्रीज हुआ बाय 5,000. तो अब हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना रह गया? 45,000. सो इफ यू कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो देन योर इक्विटी और डेब्ट रेशियो इज इंक्रीज. Okay, it is increased by 0.22. So the answer is increase and the total shareholder funds are decreased by the amount of loss because loss is going to be subtracted from the reserve and surplus. Okay, next move to the next one. The next one is issue new shares for cash. अब हमने शेयर्स को इशू किया है कैश के लिए. तो भाई
शेयर्स जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इक्विटी, डेब्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हमारा जाएगा करंट एसेट के अंदर, क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ। आप ये जो है वो सिर्फ आपके एग्जाम्पल्स के लिए है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, या इसको सिर्फ समझना है, इसको एग्जाम में वर्किंग नोट की तरह शो नहीं करना है। आपका आंसर यही रहेगा जो टेबल के अंदर आंसर दिया हुआ ना, वैसे ही, अगर वो भी तब जब आपको रीजन पूछा जाए। अगर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज पूछा है तो इंक्रीज और डिक्रीज लिख के आ जाइएगा। द नेक्स्ट वन इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब यहाँ पे दो चीजें इफेक्ट कौन सी हो रही है, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है और एक डिबेंचर्स इफेक्ट हो रहा है। तो डिबेंचर्स आपके किसके पार्ट हैं, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के नहीं, जब भी डिबेंचर्स रिडीम होता है वो करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था कि डिबेंचर्स जब रिडीम होने वाले होते हैं, जिस साल में वो रिडीम होने वाले थे, उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड नहीं करते, वी आर रिकॉर्डिंग इन द करंट liabilities. So our non-current liabilities is also not going to affect, as well as our shareholder funds will remain unchanged. So हमारा आंसर क्या आएगा, no change in the ratio. Okay, I hope it is clear. I hope it is clear. Thank you for today's. Have a nice day. Have a great day. Stay home. Stay safe.